हाय स्टूडेंट्स, मैं सबाजीत, डीन एस कोचिंग कैंपस बाय सबाजीत सर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और एक बात और, पहला लेसन आपका समाप्त हो चुका है क्लास 10 का और आज दूसरा लेसन स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। तो पिछले सारे लेसन को आप पढ़ते रहिए। लॉकडाउन की स्थिति अभी आगे नियर अबाउट अगस्त तक बनी जा सकती है, जिससे आप न पढ़ेंगे तो आपको समस्या हो सकती है स्टूडेंट्स। इसलिए अपने क्लासेस को अटेंड करते रहिए, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। जो बात आपको समझ में नहीं आती है उसे आप जरूर बताएं स्टूडेंट्स, और कमेंट बॉक्स में जाकर। और आज अब लेसन की स्टार्टिंग करते हैं हम। लेसन हमारा अध्याय 2 है, यहाँ पे लिखते हैं अध्याय 2, और लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सॉरी, परावर्तन पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स, अपवर्तन। अपवर्तन इंग्लिश होगी इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं और हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम जानते हैं कि अपवर्तन है क्या। तो अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होगा विचलन उत्पन्न होना। प्रकाश किरणों में विचलन उत्पन्न होना। विचलन का मतलब उसके वेग और दिशा में परिवर्तन हो जाना। मैंने बताया था प्रकाश के परावर्तन में स्टूडेंट्स कि प्रकाश के परावर्तन के लिए दो माध्यमों का होना जरूरी है, जिसमें से एक माध्यम को हमने वायु माना था और दूसरे माध्यम को हमने कांच माना था, पालिशदार तल बना करके। और प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने कराया था एक प्रकार पालिश करके। एक तरफ से प्रकाश किरण आई थी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें आते हैं और प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन में स्टूडेंट्स होगा क्या। अभी अपवर्तन में भी दो भाग है। जब लेंस पढ़ाएंगे तो वो गोलीय तलों पे होगा। अभी ध्रुव से रिलेटिव या प्लेन कांच पे या प्रिज्म की स्टैंडर्ड पे आपको पढ़ाएंगे। लेंस वाला मैटर अगले लेसन में पढ़ाएंगे स्टूडेंट अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन में प्रकाश किरणें अंदर पहुंच जाती हैं। जैसे टॉर्च को हमने ऑन किया, हवा में विकिरण जा रही है, सामने जल है और प्रकाश किरणें या पोखरा है, उसमें प्रकाश किरणें पहुंची और प्रकाश किरणें यहाँ वायु जो है एक माध्यम हो गया। पानी में पहुंचने के बाद पानी दूसरा माध्यम हो जाएगा स्टूडेंट। प्रकाश किरणें उसमें जाएंगी और अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। हवा विरल माध्यम है, उसमें प्रकाश किरणें तेजी से जाएंगी। पानी सघन माध्यम है, किरणें उसमें धीरे धीरे जाएंगी। तो वायु और वेग दोनों परिवर्तन हो गया और यही जो घटना है विचलन कहलाती है। आइए लेसन के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या स्टूडेंट्स। तो लेसन के थ्रू आते हैं, हमारी हेडिंग ही होगी स्टूडेंट्स प्रकाश। पूरा इधर से चलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए भी दो माध्यमों की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं और फिगर में आते हैं। सबसे पहले फिगर को समझते हैं। ये माध्यम एक ऊपर बना देते हैं, ये हमारा माध्यम एक। और माध्यम एक में हम हवा को ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हवा, जैसे हम इस समय हवा में ही हम हैं, माध्यम हम हवा में हम बोल रहे हैं, वायु में। तो ये माध्यम एक हवा में हो गया। और माध्यम दो जो नीचे वाला माध्यम है, ये माध्यम 2 ले लेते हैं हम। और ये माध्यम 2 जो है स्टूडेंट्स, ये जल ले लेते हैं। पोखरे में या कहीं जल है जिसमें हम प्रकाश किरण को, यहां से जब प्रकाश किरण चलती है स्टूडेंट्स, तो स्रोत से चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं स्टूडेंट। स्रोत से जो किरण चलती है आपतित किरण, और जब यहाँ पे पहुंची ये आपतन बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ से जब परावर्तन में ये परावर्तित किरण जाती थी, लेकिन इसमें जल है, प्रकाश किरण अंदर पहुंचेगी। और देखिए स्टूडेंट, प्रकाश किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश किरण सीधे न जाके स्टूडेंट्स अगर माध्यम सघन है, ठीक है, तो ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पे हम लंब डाल देंगे स्टूडेंट्स और ये हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। स्टूडेंट्स मैंने बताया है कि ये अभिलंब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यानी यहाँ पे लिखते हैं हम आपतित किरण। आपतित
किरण। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जहां पे अब अपवर्तित किरण देखिए माध्यम 2 में आएंगे, ये माध्यम सघन है, घना है। आप कोई हवा में जैसे है नॉर्मल ऐसे चलने के लिए कहा जाए तो आप तेज चलेंगे, लेकिन पानी में भेज दिया जाए तो आपका वेग कम हो जाएगा, अर्थात वो माध्यम घना है जिसमें हम तेज नहीं चल पाते। तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकाश किरण की भी वही कंडीशन है कि विरल माध्यम में तेज चलती है और सघन माध्यम में पहुंचने के पश्चात उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड के साथ साथ दिशा भी देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है स्टूडेंट्स। ये अभिलंब है, यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है स्टूडेंट्स, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है स्टूडेंट्स। ये आपतन कोण, ये सारी बातें आपतन कोण। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं। और यहां से देखिए ये अपवर्तन हुआ है तो इस किरण का नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे हो जाएगा ये R। और अपवर्तित किरण के पास, अपवर्तित किरण और अभिलंब के पास बना कोण अपवर्तन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपवर्तन कोण हो गया। माध्यम 1 जल ले लिए, और माध्यम 2 और माध्यम 1 हवा जो है माध्यम 1 में ले लिए, माध्यम 2 में जल पे ले लिए। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब है। चलिए इसको हम विधिवत बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स। सभी लेसन को मैंने पिछले लेसन में, सभी हेडिंग्स को पिछले लेसन में बताया है, केवल ये अपवर्तित और परावर्तित में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्रोत से निकलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात जो किरण विचलित होकर निकल जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित और अपवर्तित किरण, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतित आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आता है आपतन कोण की परिभाषा। तो आपतन कोण में लिखेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब है स्टूडेंट्स पूरा, और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इस सारी परिभाषाओं को बुक में भी दिया होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको विधिवत समझा भी दिया। वीडियो को कई बार देख के आप जरूर समझ सकते हैं, इसे बताइएगा स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद अब आते हैं सीधे प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा पे। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, सुनिए स्टूडेंट्स। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में विचलन उत्पन्न हो जाता है। विचलन का मतलब आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं रुकावट, अरे वेग तथा दिशा परिवर्तन। प्रकाश किरण का वेग तथा दिशा परिवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परिभाषा पे फिर से आते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में विचलन उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसकी दो कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे जब प्रकाश किरण, ये माध्यम हवा है और ये जल है। अब देखिए इसमें प्रकाश तेजी से चल रहा है इसलिए ये माध्यम हो जाएगा विरल माध्यम स्टूडेंट्स, ये विरल माध्यम। और ये जल है, इसकी तुलना में ये सघन माध्यम होगा स्टूडेंट्स, सघन माध्यम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये विरल माध्यम सघन माध्यम दो माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये परिभाषा लिखने के पश्चात अब लिखेंगे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से, यानी टार्च हम जल में ही जलाएं, ठीक है, तो प्रकाश किरण इसमें से निकलेगी, फिर इसका वेग तेजी से होगा, जाना चाहिए ऐसे सीधे,
लेकिन स्टूडेंट ये सीधे न जा करके अभिलंब से दूर हटके इसी पे वापस जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब विरल सघन से विरल में जाती है तो यहां जाना चाहिए लेकिन अभिलंब से दूर हट जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रहा फिगर। अब फिगर बना के परिभाषा लिख के फिर ये दूसरा भी प्लान लिख लेंगे स्टूडेंट्स, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आते हैं अपवर्तन के नियम पे स्टूडेंट्स। तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है इस बात को हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिखते हैं हम अपवर्तन के नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जो ठीक है आगे इसको बता लेते हैं तब एक ही साथ साथ स्क्रीन मारिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लिखते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अपवर्तन के नियम में आते हैं और अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है स्टूडेंट्स। जैसे परावर्तन के भी दो नियम थे और अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम से मैच करेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा आपतित किरण और अपवर्तित किरण, उसमें परावर्तित बोलते थे स्टूडेंट्स, बस इतना अंतर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं स्टूडेंट्स। पहला नियम है। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, किरण तथा आपतन, या सीधे लिख देते हैं अभिलंब तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं या तल पर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और पॉइंट नंबर 2 जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। मैक्सिमम एग्जाम में आपसे पूछता भी है, अगर पूरा मैटर एक साथ आता है कि किरण आरेख खींचकर, ये किरण आरेख है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किरण आरेख खींचकर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा परावर्तन के नियमों को लिखिए। यदि ये नंबर 7 नंबर में आता है स्टूडेंट्स तो आपको पूरा परिभाषा देके ये रूल लिख के फिगर बना के फिर अपवर्तन के दोनों नियमों को लिखना पड़ेगा। या मात्र 2 नंबर में स्नेल का नियम, ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी पूछता है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम इसे कैसे समझाते हैं आपको, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दो माध्यम, देखिए ये एक हवा है दूसरा जल है, दो माध्यम हुआ। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा प्रकाश के एक ही रंग के लिए, जैसे जैसे हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो ये या तो पीला रंग का होगा या तो श्वेत प्रकाश किरण होगी, किसी एक रंग का होगा। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ये सारा मैटर बुक में लिखा होगा स्टूडेंट्स, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब स्टूडेंट्स होता है साइन, और आपतन कोण बोला है तो साइन आपतन कोण आई, आपतन कोण की ज्या कामा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, कोष्टक में हम लिख सकते हैं साइन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, कोष्टक में साइन आर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती का मतलब अगर ये आपतन कोण का मान हम यहां से ले जाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो ये अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, आपतन कोण का मान घटेगा तो अपवर्तन कोण का भी मान घटेगा। समानुपाती होने का मतलब ये है दोनों में मैटर समान होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात, तो अर्थात में आते हैं। अर्थात क्या बोल रहा है, आपतन कोण की ज्या, यहाँ पे लिखेंगे साइन आई,
समानुपाते साइन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक रखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम नियतांक के रूप में कुछ बुकों में म्यू दिया होगा और कुछ बुकों में यन दिया होगा स्टूडेंट्स। हम यन का इस्तेमाल कर देते हैं, म्यू का भी आएगा तो आप परेशान मत रहिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई बराबर यन साइन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यन साइन आर हो गया, यानी अब इसे यहाँ पे घेर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, जहां अब यहाँ पे लिख देंगे जहां यन बराबर स्नेल नियतांक। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जहां यन बराबर पदार्थ का अपवर्तनांक है, जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक जिसे स्नेल नियतांक कहते हैं। स्नेल नियतांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नियम रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार दो बार कई बार आप स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप मैं हट जा रहा हूं, इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। बुक की सहायता से आप इसे पढ़ते रहिए। जो बात आपको समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, और तब तक इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा। अब आगे आते हैं, हम आगे के प्लान में आपको बताते हैं और आगे के प्लान में चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये नियतांक हो गया, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नियतांक है क्या स्टूडेंट्स। नियतांक किसे कहते हैं, नियतांक की परिभाषा पे आते हैं। तो अब इसे मिटाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं ये जानते हैं। हमारी हेडिंग होगी अपवर्तनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, अंग्रेजी इंडेक्स। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, देखिए अभी हमने निकाला था साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यन। तो कुछ बुकों में परिभाषा आपको ऐसे दिया होगा स्टूडेंट्स, साइन आई आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। या आपको दूसरी परिभाषा देनी होगी तो आप लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक दो माध्यमों का वह गुण है। दो माध्यम हमने अभी बताया था, ऊपर हवा था और नीचे जल था, तो दो माध्यमों का गुण हुआ। अपवर्तनांक दो माध्यमों का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि माध्यम सघन है अथवा विरल स्टूडेंट्स, विरल। ठीक है, परिभाषा इतनी होगी, अपवर्तनांक दो माध्यमों का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि माध्यम सघन है अथवा विरल। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद अब यन से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद हम पहली वाली परिभाषा को भी आप लिख सकते हैं, दूसरे वाली को भी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि अलग अलग पदार्थों के अपवर्तनांक को भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे और लिखेंगे हवा का कितना अपवर्तनांक है। हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक बराबर होता है आपका 1। जल का आ जाएंगे स्टूडेंट्स, जल का अपवर्तनांक बराबर 1.33 स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आ जाएंगे कांच। कांच का अपवर्तनांक स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 1.5 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे डायमंड, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हीरा का अपवर्तनांक आपसे पूछा जाएगा या आप जानते हो, तो ये नियर अबाउट
कई बुकों में अलग अलग ढंग से दिया होगा 2.46। ठीक है, ये अपवर्तनांक स्टूडेंट्स आप जानते रहेंगे तो इससे ये भी पता चला, परिभाषा मैंने बताई, दो माध्यमों का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि माध्यम सघन है अथवा विरल। जैसे इन दोनों में आपको चुनना होगा कि कौन सा माध्यम विरल है, तो आप देख लेंगे कि हवा का अपवर्तनांक कम है अर्थात ये विरल है, जल उससे सघन है। फिर इन दोनों में अगर तुलना करनी होगी स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि ये 1.5 है, 1.33 से ज्यादा है, अर्थात ये इसकी तुलना में ये सघन होगा, इसकी तुलना में ये सघन होगा। और स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि हीरा बहुत सघन है, इतना कठोर होता है कि अगर आप लोहे की हथौड़ी से मारेंगे तो ये उसमें भी इंटर कर जाएगा, फूटेगा नहीं, हथौड़ी के अंदर भी घुस सकता है अगर प्रहार बहुत तेज हो। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पदार्थ का अपवर्तनांक रहा, अपवर्तनांक से संबंधित ये परिभाषाएं रही। ठीक है, इस बात को आप जरूर जानते रहिएगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि किस पदार्थ का माध्यम सघन है, किसका विरल है, और जिसका पदार्थ का माध्यम का अपवर्तनांक अगर अधिक है तो उसमें प्रकाश किरण स्लो जाएगी स्टूडेंट्स, धीरे धीरे जाएगी। ठीक है, फिर आगे आते हैं स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक की परिभाषा होने के पश्चात हम अभी इसमें आते हैं अपवर्तनांक के अलग अलग प्रोसेस में। अपवर्तनांक हम सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी जानते हैं। तो अगली हेडिंग होगी हमारी स्टूडेंट्स सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे आते हैं और हम हेडिंग देते हैं स्टूडेंट्स सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है आइए जानते हैं। फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा फिगर, ऊपर माध्यम 1, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हवा है, ठीक है, और फिर माध्यम 2 नीचे, माध्यम 2, और माध्यम 2 में हम जल को ही ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जल। ठीक है, प्रकाश किरण यहां से आएगी, यहाँ पे आपतन बिंदु पड़ेगा स्टूडेंट्स, और आपतन बिंदु से ये जाना चाहिए सीधे, लेकिन विचलन होकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी स्टूडेंट्स, ये हमारा अभिलंब रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभिलंब रहा। तो अब सापेक्ष अपवर्तनांक है माध्यम 1 माध्यम 2, तो सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा होगी स्टूडेंट्स, ये आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स, इस पे आप ध्यान दीजिए सापेक्ष अपवर्तनांक की। यदि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे 1n2 या n12 दोनों को देखिए से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यदि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 या n12 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ पे देख लीजिए 1 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसमें भी वही बात है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये सापेक्षिक अपवर्तनांक की परिभाषा, उसके सामने फिगर और ये प्रदर्शित करने का ढंग, अर्थात इसे करते हैं। अगर इसके नीचे स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ेगा तो आप ऐसे लिखेंगे साइन I, देखिए पहला माध्यम बटे साइन R बराबर 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इतना पूरा आप लिख देंगे तो आपकी ये परिभाषा ओके हो जाएगी। अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर फिगर पे, 1 नंबर परिभाषा पे, आप इसे दे दीजिए, आपका 2 नंबर में से कुछ भी बिल्कुल नहीं काट सकते, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये रहा सापेक्षिक अपवर्तनांक। अब अगला आते हैं स्टूडेंट्स हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक
ठीक है स्टूडेंट्स। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक ठीक पहले माध्यम के सापेक्ष ही है। बस क्या करना है कि पहले माध्यम में जैसे हवा ले लें, जल ले लें, तो नीचे कांच ले लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक में सीधे पहले माध्यम को निर्वात मान लेंगे स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ये दो माध्यम हो गया, और दो माध्यम के बाद प्रकाश किरण इस तरह से आएगी स्टूडेंट्स। प्रकाश किरण आई, ये आपतन बिंदु रहा, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे अभिलंब है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभिलंब रहा स्टूडेंट्स। ये आपतित किरण, ये यहाँ से ये थोड़ा सा झुक जाएगी, ये अपवर्तित किरण स्टूडेंट्स हो जाएगा। अगर आपको फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से बना दे रहे हैं, देखिए फिर से देख लीजिए, ये आपतित किरण, ठीक है स्टूडेंट्स, आपतन बिंदु यहाँ पे पहुंच गया, आपतन बिंदु पे ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन दूसरे माध्यम में क्या करेगी, विचलित हो जा रही है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। अब ये रहा माध्यम एक स्टूडेंट्स, माध्यम एक, और यहाँ पे कर देते हैं निर्वात, और ये माध्यम दो, ठीक है। हवा ले लेते हैं, जो भी ले लें स्टूडेंट्स, हम जल भी ले सकते हैं, जल ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तब यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हो जाएगा परिभाषा क्या लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। जब पहले माध्यम को निर्वात मानकर पहले माध्यम को निर्वात मानकर उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं स्टूडेंट्स। परिभाषा को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जब पहले माध्यम को निर्वात मानकर दूसरे माध्यम के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं स्टूडेंट्स। इसे, ठीक है, इसे n2 से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, n2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे n2 से प्रदर्शित करते हैं। n2 का मतलब पहला वाला मैटर निर्वात है, ठीक है, यानी इसे पूरा लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू, ठीक है, n2। पूरा परिभाषा देके ये फिगर बना के इसे लिख के पूरा लिख देंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका पूरा 2 नंबर में आएगा स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये रहा निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे 60 स्क्रीन मार लीजिए, तब हम आपको बताते हैं कि अपवर्तनांक में संबंध क्या है। दोनों अपवर्तनांक दो माध्यम है तो, ठीक है, इसे 60 स्क्रीन मार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। हेडिंग होगी हमारी सापेक्षिक अपवर्तनांक, तो इसका सूत्र ही हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। और सूत्र में आते हैं, अब यहां से इसे मिटाते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं ये जानेंगे, और दूसरा पदार्थ के अपवर्तनांक और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल, इन दोनों के मध्य संबंध क्या है उसे जानेंगे। और इसके पश्चात स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि सवाल कैसे लगाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दो संबंध बताएंगे तो इसके सवाल भी आएंगे, और सवाल का मैटर होगा स्टूडेंट्स सापेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आया सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर दो माध्यम होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो n बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात यहाँ पे n बराबर लिख सकते हैं n2 बटे n1। ठीक है स्टूडेंट्स, दो पदार्थों का अगर आपको अपवर्तनांक दिया रहेगा या दो माध्यमों का अपवर्तनांक दिया रहेगा तो आप दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या जो सघन होगा ऊपर, जो विरल होगा नीचे, अपवर्तनांक का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है प्रकाश की चाल, या आप ऐसे लिख सकते हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी दूसरी हेडिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स ना, तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के में संबंध के बारे में हम जानते हैं, तब हमारा ये सूत्र मिलता है हमें अपवर्तनांक बराबर, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बटे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, विरल में लिख दिए स्टूडेंट्स, इसे विरल माध्यम आप लिख लीजिएगा, अर्थात n बराबर, ये विरल माध्यम में आप निर्वात भी हो सकता है, निर्वात को c से प्रदर्शित करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को, और ये सघन माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। और c बराबर आप सदैव जानिएगा स्टूडेंट्स, c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये बता चुका है प्रकाश के गुण में स्टूडेंट्स। अब आते हैं इस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैक्सिमम आपको सवाल पूछता है स्टूडेंट्स। मैंने कई कंपटीशन में भी देखा है, एग्जाम में भी देखा है, पूछ देता है यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए क्वेश्चन पूछ दिया अपवर्तनांक, तो तुरंत हम हल में लिखते हैं स्टूडेंट्स, हल में n बराबर दिया 1.5। ठीक है स्टूडेंट्स, c बराबर हमें ऑलरेडी पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी पता है। अब v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो हम तुरंत लिख देंगे n बराबर c/v से। ठीक है, n की जगह 1.5, c के जगह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे v। तिरिय गुणा करेंगे तो v इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3, ठीक है, और ये 1.5 है, तो हम इसे डायरेक्ट नीचे 1.5 लिखेंगे, लेकिन दशमलव जब हटाएंगे स्टूडेंट्स तो इसे 30 कर देते हैं। ऑलरेडी 10 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स।
और गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है स्टूडेंट्स। 15 दूना 30, 2 बार में कट गया। जी बराबर आपका आ गया 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल को उतार लीजिएगा, पूरे मैटर को आप 60 स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और 60 स्क्रीन मारने के पश्चात इस मैटर को आप रिवाइज करिएगा, कई बार आप पढ़िएगा स्टूडेंट्स। आज बस इतना ही पढ़ाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं आप उसे भी बताइएगा स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आप टीचर की समझाई गई बातों को जरूर माने। लॉकडाउन बहुत देरी तक है, अगर जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो या आप मूवी वगैरह देख के टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स, इसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आखिर आपको पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप रोज इसी वीडियोस को देखिए ना, फिजिक्स का, मैथ का सर जी सोमवार को आ जाएंगे, फिर इंग्लिश वाले सर को भी हम ला रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसे आप क्रम से पढ़ते चलिए। आपको जो समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और जो नाइस कोचिंग के स्टूडेंट्स है या जिनका भी कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, वो अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद।